Hello everyone, welcome to MS Teaching. In this video, I will discuss about the topic Animal Husbandry of ninth class Biology, chapter Improvement in Crop Resources. Animal husbandry means animals को अपने benefits के लिए उनकी rearing करना by providing all the necessary conditions to those animals like shelter, health, care, feeding, etc. Okay. So, animal husbandry is scientific management and human exploitation, feeding, shelter, healthcare as well as breeding of livestock. और एनिमल हस्बेंड्री को ही एनिमल फार्मिंग भी बोलते हैं. अब इस डेफिनेशन में हमने एक टर्म यूज़ की लाइव स्टॉक. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइव स्टॉक? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है. लाइव स्टॉक में आता है आपका सारे के सारे एनिमल्स जिनको हम पालते हैं, जैसे कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिश, बी कीपिंग, अपने बेनिफिट के लिए जिनको हम पालते हैं वो सारे के सारे लाइव स्टॉक में आते हैं. तो लाइव स्टॉक इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स रियर्ड ऑन फार्म, फॉर एग्जाम्पल कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिश, बी कीपिंग एट्सेट्रा. और क्यों पालते हैं? दे आर रेज्ड फॉर गेटिंग मिल्क, एग्स एंड मीट. अब डे बाय डे हमारी कंट्री, अपनी ही अगर हम कंट्री की बात करें तो पॉपुलेशन बहुत फास्ट इंक्रीज़ कर रही है. पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, क्रॉपिंग के लिए, फार्मिंग के लिए लैंड डिक्रीज़ हो रही है. और जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उनको अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल तो उनको करनी है. तो उसके लिए जो मिल्क, एग, मीट या फूड प्रोडक्शन है वो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. तो उसकी आउटपुट अच्छी होनी चाहिए. तो उसके लिए अच्छी ब्रीड के एनिमल की ज़रूरत पड़ी, जो कि फिर क्रॉस ब्रीडिंग से या अदर मेथड से उनको बनाया गया, उनको रिप्रोड्यूस कराया गया. क्लियर? The demand of these items, that is milk, egg, meat, is rising due to rise in population and living standard of the people. इसीलिए improved cattle farming की ज़रूरत पड़ी. कैटल फार्मिंग और कैटल हस्बेंड्री. अब कैटल की तरफ हम, एनिमल हस्बेंड्री में तो आपका सारा कुछ आ गया, कैटल्स भी आ गए, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी आ गए, फिश भी आ गई. क्लियर? लेकिन इनमें से हम सबसे पहले करेंगे कैटल. कैटल में आ जाते हैं आपके जैसे कि काओ, बफलो, ये सारी चीज़ें, गोट्स. क्लियर? तो कैटल फार्मिंग और कैटल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रियरिंग, केयर एंड ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैटल्स. क्लियर? कैटल फार्म में हो गया कि अपने फ़ायदे के लिए कैटल्स को पालना. अब एम क्या है कैटल फार्मिंग का? क्यों पालते हैं? कोई किसी ने गाय क्यों रखी है, भैंस क्यों पाल के रखी है, मुर्गियाँ क्यों पालते हैं कोई? पर यहाँ पे कैटल की बात हो रही है तो हम काऊ और बफेलो की बात ही करेंगे मेनली. तो फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क उनसे एंड ड्रॉट लेबर. ड्रॉट लेबर आ गया जैसे खेतों में जुताई के लिए, इरिगेशन के लिए, कार्टिंग के लिए. क्लियर? तो मिल्क और ड्रॉट वर्क के लिए हम कैटल की फार्मिंग करते हैं. अब जिन एनिमल्स से हम जो हमें मिल्क देते हैं, मोस्टली फीमेल्स आर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स कैटल्स में. दीज आर नोन एज मिल्च एनिमल्स. जो फीमेल कैटल्स दूध देती हैं उनको मिल्च, MILCH, मिल्च एनिमल्स बोलते हैं. और ड्रॉट वर्क के लिए मोस्टली मेल कैटल्स यूज़ करते हैं एंड दे आर नोन एज ड्रॉट एनिमल्स. अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है ब्रीड. ब्रीड का मतलब क्या होता है? ब्रीड का मतलब होता है ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल जो अपीयरेंस में सेम हो, उसका बिहेवियर भी सेम हो और अदर करेक्टर्स भी सिमिलर हो, जो उसको दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल से डिफरेंशिएट करता हो. दैट इज़ नोन एज ब्रीड. ब्रीड इज़ a specific group of animals having homologous appearance. Homologous means similar. Homologous behavior and many other similar characters which distinguish them from other members of the species. या आगे इसका ये हो गया ब्रीड. अब टाइप्स ऑफ ब्रीड. ब्रीड कितने टाइप्स की होती है मेनली कैटल में? एक आ गई मिल्च ब्रीड्स, जो दूध देने वाले एनिमल्स आ गए. ड्रॉट ब्रीड्स जो खेतों में काम करने, जुताई करने के लिए या कार्टिंग के लिए यूज़ होते हैं. तीसरा आ गया ड्यूल पर्पस ब्रीड. उनमें से हम मिल्च के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे, उनका यूज़ करेंगे और ड्रॉट वर्क भी उनसे लेंगे.
अब आ गया मिल्च ब्रीड्स में क्या आएगा, मोस्टली फीमेल बफलोज एंड काउज। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बफलो? दैट इज बोस बुबेलिस। जब भी हम साइंटिफिक नेम, आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे होंगे, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे बोस है तो इसका बी कैपिटल होता है, इसको बोलते हैं जीनस। जीनस का फर्स्ट लेटर जीनस होता है, दूसरा जो होता है वो, दूसरा वर्ड जो होता है वो स्पीसीज होता है। तो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। क्लियर? तो बफलो का साइंटिफिक नेम इज बोस बुबेलिस। अब इसका क्या होता है, बफलो हैज़ ए लॉन्ग रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है ये इसकी, ठीक है, ये काफ़ी टाइम तक ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है। अच्छा, इसका जो मिल्क होता है वो काऊ के मिल्क के कंपैरिजन में ज़्यादा उसमें फ़ैट होते हैं, ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स, इन सब की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा रहती है बफलो के मिल्क में। नेक्स्ट आया हमारा कैटल, मिल्च ब्रीड्स के अंडर काऊ। द साइंटिफिक नेम ऑफ काऊ इज़ बोस इंडिकस। बोस इंडिकस। अब काऊ की जो डिफरेंट वेराइटीज़, अच्छा मैंने आपको ये बफलो की वैरायटी बता देती हूँ, एक मुर्रा एंड महसाना एंड सुरती, दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ बफलोज। अब नेक्स्ट आया काऊ। काऊ की जो इंडिजिनस वैराइटीज़ हैं, इंडिजिनस मतलब जो इंडिया में पहले से ही थी, वो हैं रेड सिंधी एंड साहिवाल। और भी हैं पर यहाँ पे दो ही बता रही हूँ मैं, रेड सिंधी एंड साहिवाल। एंड द yield ऑफ मिल्क इज़ नॉट एज हाई एज दैट ऑफ एक्जॉटिक ब्रीड। एक्जॉटिक आई जो दूसरी कंट्री से हम अपनी कंट्री में लाए, जैसे जर्सी, हॉल्स्टीन, ब्राउन स्विस, ये एक्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ काऊ हैं। अब इंडिजिनस और एक्जॉटिक ब्रीड की क्यों ज़रूरत पड़ी, जब हमारे पास पहले से ही रेड सिंधी और साहिवाल ऐसी जैसी गायें थी? तो इनका एक कंपैरिजन भी आ जाता है कि हमारी जो इंडिजिनस काऊ थी, एक तो वो उनका जो लैक्टेशन पीरियड है, लैक्टेशन पीरियड होता है काफ होने के बाद जितने टाइम तक कोई कैटल दूध देता है उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। जो इंडिजिनस काउज थी उनका लैक्टेशन पीरियड कम था। दूसरा आया वो उसका, ये तो उनका एक नेगेटिव पॉइंट आ गया। दूसरा आया कि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को अच्छे से एक्लेमेटाइज कर देती थी, हो जाती थी उसमें। तीसरा आया रेजिस्टेंट टू डिजीज़, बीमार नहीं होती थी। ये तो अच्छे पॉइंट आ गए दो, लेकिन बुरा एक नेगेटिव पॉइंट क्या था, एक तो दूध कम देती थी और उनका लैक्टेशन पीरियड थोड़े टाइम के लिए देती थी। अब जो एक्जॉटिक ब्रीड्स थी उनका प्लस पॉइंट ये था कि वो मिल्क प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा थी, लैक्टेशन पीरियड लंबा था। लेकिन नेगेटिव एक्जॉटिक ब्रीड का नेगेटिव पॉइंट था कि वो जल्दी बीमार हो जाती थी और वीक हो जाती थी। लेकिन और सॉरी, हम क्या चाहते थे, हम ऐसी ब्रीड्स चाहते थे जो दोनों का मिक्सचर हो, दूध ज़्यादा दे, जल्दी बीमार ना हो और लैक्टेशन पीरियड उनका लंबा हो। तो इसके लिए क्या कराया, दोनों इंडिजिनस और जो एक्जॉटिक ब्रीड्स थी उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई और ऐसे ब्रीड्स काऊ के और बफेलो के प्रोड्यूस किए जिनमें दोनों अच्छे फीचर्स लिए। क्लियर? तो अब आ गया, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इंडिजिनस काऊ ब्रीड्स आर क्वाइट हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू मैनी डिजीजेज और मिल्क यील्ड डिपेंड्स ऑन लैक्टेशन पीरियड। कोई कितना दूध देगा ये उसके लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करता है। और लैक्टेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया, ड्यूरेशन ऑफ मिल्क यील्डिंग पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ, एंड इट इज़ लॉन्ग इन एक्जॉटिक ब्रीड्स। क्लियर? The two types of breeds have been crossed to obtain high yielding and disease resistant hybrid breeds like Curran Swiss, Frieswall and Curran Fries। जो करन स्विस थी ये इंडियन साहिवाल और एग्जॉटिक ब्राउन स्विस का हाइब्रिड था। फ्राइसवॉल जो है वो इंडियन साहिवाल एंड हॉल्स्टीन इनका हाइब्रिड है। और करन फ्राइस जो है इट इज़ द हाइब्रिड ऑफ हॉल्स्टीन एंड थरपाकर ब्रीड ऑफ इंडिया, जो कि सिंध एरिया में पाली जाती थी। क्लियर? तो ये आगे थोड़े से हमारे हाइब्रिड ब्रीड्स ऑफ कैटल, करन स्विस, फ्राइसवॉल एंड करन फ्राइज। नेक्स्ट इज़, ये तो हमने पढ़ लिया इनकी ब्रीड्स के बारे में, कैटल्स की। अब फार्म मैनेजमेंट, जिस फार्म में हम इनको पाल रहे हैं वहाँ पे हमें इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि ये हेल्दी रहें, साफ़ सुथरी रहें
मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक है, तो सबसे पहले आता पॉइंट आ जाता है शेल्टर इनका, जो इनका शेड है वो कैसा होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल एक एक वर्ड में बोला है, लिख दिया यहाँ पे। अगर आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मान लो 3 मार्क्स में आता है, तो आप इसका एक एक पॉइंट से एक एक सेंटेंस बना सकते हैं। शेल्टर आप एज्यूम कर सकते हो, जहाँ पे हम किसी गाय को पाल रहे हैं, भैंस को पाल रहे हैं, तो उसका जो शेल्टर है, उसका जो शेड है वो कैसा होना चाहिए। एक तो खुला होना चाहिए, स्पेशियस, वेंटिलेशन वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, ऊपर से वो रूफ्ड होना चाहिए, छत होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे वो उसको बारिश से और तेज़ धूप से बचाया जा सके। सनलाइट भी वहाँ पे आनी चाहिए, कोई खिड़की वगैरह होनी चाहिए, और नीचे जो फ्लोर है वो स्लोपिंग होना चाहिए, ताकि यूरिन वगैरह इजीली वहाँ से फ्लो होके निकल जाए और वो सूखा रहे। क्विक एंड हाइजीनिक वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए। पीने के पानी के लिए उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, और उनको नहलाने के लिए भी वाटर का प्रोविज़न होना चाहिए। क्लियर। एंड सेपरेट सेगमेंट्स फॉर कीपिंग काउज, बफलोज, काफ्स एंड सिक एनिमल्स, उनके लिए सेपरेट उनको सेगमेंट्स होने चाहिए। ईजी है ना शेल्टर का, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ग्रूमिंग, टाइम टू टाइम उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। ग्रूमिंग का मतलब आया, उनको रेगुलरली हमें किसी ब्रश से या किसी चीज़ से उनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए, उनके बॉडी को साफ़ करना चाहिए, एज वेल एज वॉशिंग भी करनी चाहिए, ताकि उनकी बॉडी पे जो डर्ट और जो लूज़ हेयर हैं वो साफ़ हो जाएं। अच्छा, जब हम ब्रशिंग करेंगे उनकी, तो अगर उनकी बॉडी में कोई पैरासाइट चिपक गया है तो वो भी निकल जाएगा। अच्छा, जब हम ब्रश से उनकी बॉडी को रब करेंगे तो इससे उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ एनिमल्स। क्लियर। इनकी मैनेजमेंट में हमने क्या कर लिया, इसका 2 पॉइंट्स कर लिए फार्म मैनेजमेंट में। एक तो शेल्टर कैसा होना चाहिए, दूसरी टाइम टू टाइम उनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए, तीसरा आ गया फीडिंग। अब कैटल को हमें ऐसी फीड देनी चाहिए जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हों। उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी एंड विटामिन भी चाहिए, ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। अब फीड रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्च एनिमल की अलग होती है, ड्रॉट एनिमल की अलग होती है। अब मिल्च एनिमल को क्यों चाहिए, ये एक तो हेल्दी रहने के लिए, दूसरा मिल्क प्रोडक्शन के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर फिजिकल वेलबींग। ओके। कैटल फीड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो रफेज, दूसरा कंसंट्रेट। रफेज से उनको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, और कंसंट्रेट से उनको अदर न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं, जैसे फाइबर्स एट्सेट्रा। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्थ केयर। अब एनिमल तो पाल लिए, लेकिन उनकी हेल्थ का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको कोई एक्सटर्नल या इंटरनल पैरासाइट्स तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स जब बीमार होते हैं सुस्त पड़ जाते हैं ना, वैसे ही एनिमल्स भी जब बीमार होते हैं तो वो उनका जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो कहीं खड़ नहीं पाएंगे, कहीं खड़ेंगे तो ऐसे थोड़ा वीक, अच्छा नहीं होगा स्टैंडिंग पोस्चर उनका, और ड्रॉपिंग ईयर्स होंगे, कान उनके ऐसे लुढ़क जाएंगे, एक्सेसिव सलाइवेशन, मुंह से झाग जैसा निकल जाएगा, वाटरी नोज, ठीक है, और कलर्ड यूरिन, या फिर पतला जैसा वो डंग जो होगा वो पतला हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ये सिक एनिमल्स के। और डिजीज़ कौन कॉज करता है, पैरासाइट्स एंड इन्फेक्टियस एजेंट्स डिजीज़ कॉज करते हैं। तो पैरासाइट जो होते हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, कि उनकी एनिमल की बॉडी के बाहर से उनको हार्म पहुंचा रहे हैं, जैसे माइट्स, टिक्स एंड लाइस, तो ये स्किन को हार्म पहुंचाते हैं, स्किन को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल जो होते हैं पैरासाइट्स, वो वॉर्म्स हो सकते हैं जो कि उनके स्टमक या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करेंगे, या फिर फ्लूक्स हो सकता है जो कि लीवर को डैमेज करता है। नेक्स्ट, इन्फेक्टियस एजेंट भी हो सकते हैं, कोई बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ अगर एनिमल्स की बॉडी में एंटर कर गया है तो वो भी उसमें बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि नेम द 3 वायरल और 2 वायरल डिजीजेज ऑफ एनिमल्स, या 2 बैक्टीरियल डिजीजेज ऑफ एनिमल्स। तो वायरस से होने वाली डिजीजेज जो हैं वो एनिमल्स में है काउपॉक्स, रिंडरपेस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज़। ये आपकी वायरस से होने वाली डिजीजेज हैं कैटल्स में। नेक्स्ट है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेज, एंथ्रेक्स एंड सैल्मोनेलासिस, एंथ्रेक्स एंड सैल्मोनेलासिस। सो दिस इज ऑल अबाउट कैटल फार्मिंग।
If you like the video, then please subscribe my channel, that is MH Teaching. Thank you.